हेलो दोस्तों, यह वीडियो आगामी बीपीएससी परीक्षा देखकर बनाया गया है जिसमें 100 प्रश्न हैं। आशा करता हूँ यह परीक्षा से पहले आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है ए लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मेहरगढ़ और ऑप्शन डी मुंडी गाक। तो इसका सही आंसर है सी मेहरगढ़। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ऑप्शन है ए कान का, ऑप्शन बी गला का, ऑप्शन सी बाहु का, ऑप्शन डी कलाई का। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी गला का। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? क्वेश्चन बोल रहा है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? ऑप्शन है अंग मगध, ऑप्शन बी कौशल विदय, ऑप्शन सी कुरु पंचाल, ऑप्शन डी मत्स्य सूरसेन। तो इसका जो आंसर है ये है कुरु और पंचाल। कुरु और पंचाल। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है? कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है। तो ऑप्शन है कृष्ण, ऑप्शन डी बलराम, ऑप्शन सी कार्तिकेय, ऑप्शन डी मैत्रेय। तो आप सभी को पता है कि कला में हल के लिए बलराम का प्रदर्शित किया गया है, बलराम। आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, इसका समर्थन किसके एक अभिलेख से होता है? मतलब कि बताया गया है कि जो लुम्बिनी था वो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, तो ये किससे पता चलता है? तो ये ऑप्शन है अशोक, बी कनिष्क, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी धर्मपाल। तो ये पता चलता है अशोक से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल की थी? सर्वप्रथम पहल किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त भी था? ठीक है, ये पूछ रहा है कि गुप्त राजा का अन्य नाम देवगुप्त भी था, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है अनेक एग्जामों में। ठीक है, तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक प्रायः हैं किसके लिए? एलिफेंटा के जो प्राचीन स्मारक हैं प्रायः हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म। तो एलिफेंटा के जो है उस माना जाता है कि शैव धर्म के लिए है, लेकिन बौद्धों का भी इसमें साक्ष्य मिला है। तो ऑप्शन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सी होगा। आइए देखते हैं 9वां क्वेश्चन, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, यह कथन किस मध्यकालीन शासक ने कहा था? ठीक है, तो यह कथन शेरशाह ने कहा था। यह कथन शेरशाह ने कहा था। दसवां क्वेश्चन देखते हैं, जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? आगरा, अजमेर, दिल्ली या फतेहपुर सीकरी। तो इसका आंसर है अजमेर।
11वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? औरंगजेब की दक्षता थी मतलब औरंगजेब किस संगीत को बजाने में निपुण था? तो इसका आंसर है वीणा। ठीक है, इसका आंसर है वीणा। 12 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक उग्म सम्मिलित नहीं है मतलब एक गलत है? ठीक है, तो इसमें लिखा गया अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, ये सही है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, ये सही है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा में है, ये भी सही है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी का मकबरा है, ये भी सही है। शेख निजामुद्दीन का मकबरा अजमेर में नहीं है, शेख निजामुद्दीन का मकबरा ये दिल्ली में है। किसके समय में मराठा राज नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? ठीक है, पूछ रहा है कि मराठा शासक के समय काल में जो मराठे की शक्तियाँ थी वो पेशवा के पास वास्तविक शक्तियाँ चली गई थी और मराठा एक नाम मात्र का शासक बना मतलब उत्तराधिकारी या शासक बना हुआ था। तो इसमें इसका आंसर है बालाजी राव। बालाजी राव, इसका आंसर है बालाजी राव सी। ठीक है, 14 क्वेश्चन तो है यहाँ पे। व्यापार के लिए भारत आने वाला यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन था? व्यापार के लिए आने वाला यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन था? तो ये सबको आंसर पता होगा, इसका आंसर है पुर्तगाली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? ये हुई थी बम्बई में। सोलहवां क्वेश्चन है 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार 1680 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन ये कलकत्ता से होता था। कहाँ से? कलकत्ता से। कलकत्ता से। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। मतलब कि कांग्रेस में विलय हो गया था। कांग्रेस के स्थापना से पूर्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित संगठन का नाम बताना है। तो इसमें ऑप्शन दे रहे हैं, ए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बी लंदन इंडिया सोसाइटी, सी इंडियन एसोसिएशन, डी है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो इसका आंसर है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर फ्लेक्स एक्ट का प्रवर्तन किया? मतलब कि जो वर्नाकुलर एक्ट था जिसमें अखबारों पर प्रतिबंध लगा गया था, तो इसको हटाने का काम मतलब इसको लाने का काम किसने किया था? तो ये थे लॉर्ड लीटन। ये थे लॉर्ड लीटन। ठीक है, इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन थे? तो 1907 के अध्यक्ष थे आर.बी. घोष। मतलब आर.बी. घोष। आर.बी. घोष। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है लंदन इंडियन होम रूल सोसाइटी। लंदन इंडियन होम रूल सोसाइटी निम्नलिखित में किसने चलाया था? तो इसका ऑप्शन है, ए एनी बेसेंट, बी बाल गंगाधर तिलक, सी श्यामजी कृष्ण वर्मा और जो चौथा है वो है मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसका आंसर है श्यामजी कृष्ण वर्मा। जो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी जो चलाया था वो थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। उसके बाद है महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह किसने विरोध किया था? महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो ये थे
एनजी रंगा महात्मा गांधी के जिसने चंपारण आंदोलन का, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए और पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जो चंपारण 1917 में जो आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन के जो विरोध करता थे वो कौन थे? तो इसका आंसर है एनजी रंगा। और ख़ास करके बीपीएससी के लिए तो चंपारण आंदोलन से एक प्रश्न हमेशा रहता है, इसको याद रखिए। गद्दर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो गद्दर पत्र का जो प्रथम अंक था वो उर्दू में प्रकाशित हुआ था, उर्दू में प्रकाशित हुआ था। पीर पंजाल श्रेणी, अब यहाँ तक तो प्रश्न थे इतिहास के, इसके आगे हम लोग प्रश्न देखेंगे भूगोल के, ठीक है। तो 23वां प्रश्न है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू एवं कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू एवं कश्मीर में। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो इसका आंसर है चंबल। सांकोस नदी सीमा बनाती है, सांकोस नदी जो है वो सीमा बनाती है आसाम और पश्चिम बंगाल के बीच, आसाम और पश्चिम बंगाल के बीच। सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? सागौन तथा साल किसके उत्पाद है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, कंटीले वन और पर्वतीय वन। तो ये जो है, जो सागौन तथा साल उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के वर्णन है। तुलबुल परियोजना किस नदी से पर स्थित है? तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? तो इसके आंसर है मंडला पठार। तो इसने नहीं क्षमा करिएगा, इसका आंसर है शहडोल जिले में अमरकंटक क्षेत्र, ठीक है। भारत में रबर उद्योग स्थित है, जो भारत में रबर उद्योग स्थित है वो सबसे अधिक आपको गोवा में देखने को मिलेगा और पंजिम गोवा की राजधानी है। भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो वर्तमान दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे बड़ा बंदरगाह आपका मुंबई है, सबसे बड़ा बंदरगाह आपका मुंबई है। संसार किस देश में संरक्षित भूमि का सर्वोच्चम तंत्र है? संसार के किस देश में संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है? ठीक है, तो इसका आंसर है भारत, ठीक है। निम्नलिखित देश में किन्हें सर्वनिम्न अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है? सर्वनिम्न अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है, तो इसका आंसर है 32 का सी। सर्वनिम्न अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है, तो ये है अफगानिस्तान, ईरान और इराक। उसके बाद 33वां क्वेश्चन है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? किम्बले हीरा, मतलब यहाँ पाया गया है कि क्षेत्र और वहाँ पे कौन सी धातुएं पाई जाती है? तो किम्बले हीरा, विटवासरेंड सोना, केंटांगा तांबा और सारलोएस्क, ये हैं आपका इसमें आंसर है डी। सारलोएस्क के लिए नहीं जाना जाता, बाकी ये तीनों हैं वो मिलान सही किए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? तो सक्रिय ज्वालामुखी है
कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजामा। कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजामा। तो इस दृष्टिकोण से इसका आंसर हुआ डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये एक साइड देश दिया है और दूसरी ओर उसकी राजधानी है, तो आपको मिलान करना है कि कौन सा मिलित नहीं है। तो आइए देखते हैं। घाना की राजधानी अकरा, घाना की राजधानी आकरा जो सही है। केनिया की राजधानी नैरोबी वो सही है। नामीबिया की राजधानी विंडहुक वो भी सही है, लेकिन नाइजीरिया की राजधानी राबात नहीं है, ये गलत है। इसके बाद निम्नलिखित में से जल डमरू मध्यों में से किस जल डमरू मध्य में एक सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? मतलब कि जो जल संधि है वो दो देशों को जोड़ती है, जिसमें आपका इंग्लैंड हो गया और फ्रांस को जोड़ती है। तो उसको आपको बताना है कि ये कौन से हैं, ठीक है। तो ये 37वां क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि ये कौन है। तो ये डेविड स्ट्रेट, डेनमार्क स्टेट, स्टेट ऑफ डोवर और आपका है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ये जो स्टेट ऑफ डोवर है, स्टेट ऑफ जो डोवर है, ये फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को आपस में जोड़ती है। निम्नलिखित में से किस महासागर के तटीय क्षेत्र को ज्वाला परिधि कहते हैं? किस महासागर के तटीय परिधि को ज्वाला क्षेत्र परिधि कहते हैं? ठीक है, तो ये ज्वाला परिधि अंध महासागर के कहा जाता है, अंध महासागर। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन कहाँ पे? अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन कहाँ पे है? तो इसके ऑप्शन हैं मिस्र का, इज़राइल का, जॉर्डन का और लीबिया का। तो जो अलेक्जेंड्रिया है वो मिस्र का समुद्र पतन है। किसका है? मिस्र का। निम्नलिखित में से किस देश के समूह में मक्का मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग आता है? मतलब कि कौन सा देश में भोजन का जो मुख्य साधन है या मुख्य खाद्य पदार्थ है वो मक्का है? पश्चिम यूरोप, रूस, मध्य अफ्रीका और दक्षिण पूर्व अफ्रीका। तो ये जो है मक्का जहाँ मुख्य भोजन का स्रोत है वो है मध्य अफ्रीका। ठीक है, मध्य अफ्रीका। भारत जनगणना द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ग को नगर लघु नगरों श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं? ठीक है, तो ये है नगर लघु नगर, इसमें श्रेणी में बांटा जाता है, नगर 1, वर्ग 2 इस टाइप से। तो ये इसका है वर्ग 4, वर्ग 5 और वर्ग 6। वर्ग 4, वर्ग 5, वर्ग 6। आइए 42वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जनेवा में। कहाँ पे है? जनेवा में। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? विश्व का तीसरा देश दृष्टिकोण से सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो वर्तमान में वो है जापान। वर्तमान में है वो जापान। एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों का रोपण किए गए पेड़ों को कतारों के बीच एक स्थान उगाया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? एक फसल प्रणाली है जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों के कतारों के बीच स्थान में उगाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है रिले क्रॉपिंग। इसे क्या कहता है? रिले क्रॉपिंग। जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है, जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है गेहूं की फसल के लिए। गेहूं की अधिक फसल के लिए क्या होती है? जिप्सम की अधिक मात्रा जरूरत पड़ती है। अरहर का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? अरहर दाल है उसका जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? अरहर के दाल का जन्म स्थान माना जाता है भारतवर्ष। ठीक है, मतलब भारत देश को अरहर के जन्म स्थान के रूप में माना जाता है। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश।
ठीक है। वरुणा प्रजाति किसकी है? सरसों की, अलसी की, सूरजमुखी की या तिल की? तो बताइए आप लोग। ये है सरसों की, ये है सरसों की। उसके बाद वरुण प्रजाति ये किसकी है? सरसों की। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है और कथन और कारण दिए हुए हैं। भारत में मछली का सबसे बड़ा उत्पादन पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल सागर के तट पर किनारे मत्स्य उद्योग सुविकसित है। नहीं, अगर इसमें देखा जाए तो ये कथन ए गलत है, क्योंकि मछली का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। और जो, हाँ, अगर देखा जाए सागर तट के किनारे तो मत्स्य उद्योग विकसित हैं। तो ये आर सही है और ए गलत है, तो इसका ऑप्शन होंगे डी। इसके ऑप्शन होंगे डी। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। तो अगर देखा जाए तो यह उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्र कहाँ पे पाया जाता है चावल का? तो वह है उत्तर प्रदेश में। उनसठवां क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा उम्र सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो 59वां का बी है, जो है सिंपलीपाल असम में है। ठीक है, सही है, सिंपलीपाल असम में है। निहांग दिबांग सिक्किम में है। ठीक है, अगस्ता मलाई जो कर्नाटका में है। नोरक क्रेक ये मेघालय में नहीं है, ये मेघालय में। ओ, निम्नलिखित कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? और क्षमा करिएगा, सही पूछ रहा है, कौन सा सही है? तो ये नॉरक्रेक हिमालय में है, बाकी मेघालय में, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत दिए हुए हैं। ब्लू मून परिघटना होती है। ब्लू मून की परिघटना होती है, ये कब होती है? तो बताइए आप लोग कि ये कब होती है। तो इसमें एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, एक ही कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमा हो, एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। तो इसमें उपरोक्त में से कोई आंसर नहीं है। और आप लोग थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा और थोड़ा बहुत जानकारी देख लीजिएगा कि आखिर ब्लू परिघटना क्या होती है और होती है तो ये कब होती है। भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा में कितने समय लगा था? मतलब कि भारत संविधान जो बना था वो कितने समय कार्यकाल में बना था, कितने अवधि में बना था? तो ये बना था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जो यहाँ पूछा गया है वो उद्देशिका किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ये किसके द्वारा थे? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? ठीक है, इसमें पूछा रहा है कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? तो ये बन सकते हैं उच्चतम न्यायालय कोई भी सेवारत न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, केवल भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, केवल भारत का, बिल्कुल, ये इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत राजनीति निदेशक सिद्धांत एक चेक जो बैंक में सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये किसने कहा था? तो ये केटी सेठ ने कहा था कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधानुसार अदा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? आपको बताना है कि ऐसी कौन सी संस्था है जिसमें संविधान में जिसका वर्णन नहीं किया गया था। तो बताइए आप लोग। तो इसका आंसर है राज्य वित्त आयोग का।
वर्णन संविधान में है, लोकसभा सचिवालय का भी वर्णन संविधान में, लोक का वित्त आयोग का भी संविधान में, लेकिन जो मानव अधिकार आयोग है इसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया। ये एक्ट पारित करके लाया गया था 1993 एक्ट के जरिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? आपको बताना है कि मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो राष्ट्रगान का सम्मान करना ये मौलिक कर्तव्य है, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना भी मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य तो नहीं है, लेकिन इंसान मानव का कर्तव्य है, जरूर है। और प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना यह भी मौलिक कर्तव्य है। तो सारे मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन पूर्ण रूप से अगर राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, इसका मेंशन संविधान में कहीं नहीं किया गया है, तो इसका कर्तव्य नहीं के हिसाब से तो इसका ऑप्शन सी देखा जाएगा। क्या होगा? इसका ऑप्शन सी होगा। लिखा है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति किस पर लागू होती है? यह उक्ति किस पे लागू होती है? आप सभी को पता हो जाएगा, ये राष्ट्रपति पे लागू होती है। उपराष्ट्रपति की पदयुक्त करने के संबंधी प्रस्ताव संसद में किया जा सकता है, मतलब हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत कहाँ किया जा सकता है? तो ये जो है प्रस्ताव ये राज्यसभा में किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? निम्न में से किसे भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो ये हैं आपके संसद के दोनों सदनों को, मतलब महाभियोग का जो अधिकार है वो संसद के दोनों सदनों में लाया जा सकता है। संविधान के असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति राज्यपाल को कृत्यों को निर्वहन हेतु उपबंध करता है, मतलब कि असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध करता है। मतलब कि राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों, मतलब अगर राज्यपाल नहीं है तो राष्ट्रपति उसका काम करेगा। तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत? ये 160 आर्टिकल के अंतर्गत मेंशन किया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक विशेष अधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेष अधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो ये आपके साधारण बिल को पुनर्वाचन हेतु लौटाना बिल्कुल है। वित्तीय बिल को पुनः विचार हेतु लौटा नहीं, ये आपका गलत है, क्योंकि वित्तीय बिल को पुनर्विचार करने के लिए नहीं लौटा जा सकता। बाकी लोकसभा को भंग करना ये भी हो सकता है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना ये भी इसके काम है। तो ये जो है वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? ठीक है, तो लिखा है कि राष्ट्रीय आपातकाल, मतलब देश में पूर्ण रूपेण आपातकाल कब लगा सकता है? तो हमारे संविधान में आंतरिक अशांति का वर्णन लिखा हुआ है, और भारत में एक बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, कब? इंदिरा गांधी के समयकाल में। इसका आंसर है 72 का आंतरिक अशांति। आइए देखते हैं 73। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक अनिश्चित काल के लिए हो सकती है। शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक अनिश्चित काल के लिए हो सकती है। निम्नलिखित में किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसको भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? वह है लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाएं, ये राज्य विधान परिषदें। तो इसका आंसर है राज्य विधान परिषदें को भंग नहीं किया सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। निम्न में से उच्च न्यायालयों में किस उच्च न्यायालय के सबसे अधिक बेंच है, मतलब कि सबसे अधिक वहाँ पे न्यायाधीश बैठते हैं? तो ये है किस निम्न उच्च न्यायालय में से किस न्यायालय के सबसे अधिक बेंच है? तो ये है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। सर्वोच्च एक बार देख लें, गूगल करके देखना पड़ेगा, मुझे लग रहा है ये
प्रश्न का उत्तर शायद गलत लग रहा है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। एक बार हम देख लेंगे क्या इसका, उसके बाद मैं कमेंट में आपको बता दूंगा इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। 75। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परामादेश। उसे क्या कहते हैं? परामादेश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य अधिकार क्षेत्र नहीं होता है? तो वो है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान करने वाले की न्यूनतम संख्या 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई थी। ये कितनेवें संविधान संशोधन के लिए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई एग्जामों में, बीपीएससी में तुमको लगता है कि 10 बार रिपीट, कम से कम 10 से 5 बार रिपीट पक्का होंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बनता है। तो इसका आंसर है 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में विधायकों में किस एक भारतीय संसद दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? ठीक है, तो ये है जब संविधान संशोधन विधेयक होता है तो दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, ये गलत है। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, ये गलत है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, ये भी गलत है। संविधान का चौथा भाग मौलिक कर्तव्य, ये सही है। बाकी संविधान का 5वां भाग ये भी गलत है। तो उसका आंसर हुआ सी। स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र उसे कहते हैं जहाँ अब हमारे पास अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन आएंगे। तो देखते हैं अर्थव्यवस्था में क्या क्या, अर्थशास्त्र में क्या क्या पूछा गया है। स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र उसे कहते हैं जहाँ उद्योग उत्पादन शुल्क से मुक्त है तथा निर्यात के लिए उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। डी। जेट इंजन तथा एक रॉकेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु तो आसपास की हवा का प्रयोग करता है, इसलिए अंतरिक्ष में गति के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, और एक रॉकेट गैस के रूप में ईंधन के लिए अपना साथ ऑक्सीजन ले जाता है। नहीं, ऑक्सीजन नहीं ले जाता, ये गलत है। बाकी ये आपका एक जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन आपूर्ति है तो आसपास की हवा का प्रयोग करता है, ये सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन हुए ए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक गंभीर ज्वलंत पैदा होता है? मतलब कि सबसे, अगर उबलता हुआ पानी, आपको जलनशीलता का महसूस किस में सबसे अधिक होगा? उबलता हुआ पानी, भाप, गर्म हवा या सूर्य की किरणें? तो इसमें ये आपको सबसे अधिक भाप के द्वारा होगा, क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा छिपी रहती है। म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारें को ध्वनि को अवशोषण करना चाहिए। डी। हैवी वाटर या न्यूक्लियर विज्ञान में आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। अधिक संपीड़ित हवा होती है, या हाइड्रोजन से के स्थान पर ड्यूरेटियम होता है, या अधिक घुले हुए खनिज और लवण होते हैं, या जैविक अशुद्धता होती है। तो इसका आंसर है हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूरेटियम अधिक होता है। ड्यूटेरियम अधिक होता है। ड्यूटेरियम अधिक होता है। ड्यूटेरियम अधिक होता है। एक युक्त इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में जो बदलती है, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो इसका आंसर है मोटर। जो एक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है वो है मोटर।
नज़दीक आती रेलगाड़ी को सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है। सीटी के नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटों की आवाज़ बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ियों के लिए घटती जाती है। तो इसका प्रभाव क्या है, मतलब कि ये किसका उदाहरण है? तो ये आपका उदाहरण है डॉपलर प्रभाव का। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्ती सतह सुनने वाले मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो ये है 16.5 मीटर का दूरी होना चाहिए। परावर्ती ध्वनि मतलब जो टकरा के वापस आती है। सड़कों पर काम करने वाले निकला कही वाला बर्तनों को चमकाकर रूप देने के हेतु एक चमकदार चांदी समान तत्व का उपयोग रगड़ने हेतु करता है। यह तत्व किसका बना होता है? तो यह तत्व बना होता था जस्ता का। जस्ता, जिंक, इसको साइंटिफिक भाषा में जिंक बोलते हैं। अम्ल वर्षा निम्न द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। अम्ल वर्षा निम्न द्वारा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। निम्न में से कौन सा RDX का दूसरा नाम है? RDX का दूसरा नाम क्या है? RDX का दूसरा नाम है साइक्लोनाइट। RDX का दूसरा नाम क्या है? साइक्लोनाइट। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यक होती है वह उसे अवशोषण निम्न को माध्यम से करता है। वह भरमीय जोन से अवशोषण करता है। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न किसके माध्यम से करता है? तो यह है भरणीय जोन से। ये बायोलॉजी का टेक्निकल वर्ड है, तो देखना पड़ेगा ये क्या होता है भरणीय जोन। आइए कुछ क्वेश्चन ही बच गए अब। निम्नलिखित में से कौन सा हरित गैस नहीं है? मतलब पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेस इसमें से कौन नहीं है? तो ये आप लोगों को पता होगा सल्फर डाइऑक्साइड जो हरित गैस नहीं है। वामपंथी विचारधारा में एमन रॉय ने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी, वो कहाँ की थी? एमन रॉय ने डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी, वो कहाँ की थी? वो रामगढ़ में की थी। कहाँ की थी? वो रामगढ़ में की थी। राजमहल पहाड़ियों में स्थित दामिनी को किस जनजाति वर्ग का निवास है? राजमहल पहाड़ियों में जो झारखंड का क्षेत्र है वहाँ पे दामिनी को किस जनजाति वर्ग का निवास स्थान है? तो वो है संथाल का। ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया क्योंकि झारखंड और बिहार 2000 के पहले के एक ही राज्य थे, तो वहाँ से ये क्वेश्चन को उठाया गया है। अस्थायी कृषक समूह के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जनजाति शामिल है? तो ये शामिल हैं आपके उपरोक्त सभी। ये आपके उपरोक्त सभी शामिल हैं। तो हम लोगों ने आज 97 क्वेश्चन देखा, 2 क्वेश्चन का आंसर गलत था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रयास करेंगे कि इसमें कोई त्रुटि ना हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्या कमियां थी वीडियो में और वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।